स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कौमार व्रत का एक और नया टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं कौमार व्रत के, चाहे वो कौमार व्रत का बेसिक इंट्रोडक्शन हो और साथ ही में जो सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस में जो कि दे रखा है बाल संवर्धन, जिसको हम मॉडर्न में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्रोथ और शरीर वृद्धि कर भाव, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड पैरामीटर यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या फर्क होता है, जो कि ये इस चैप्टर का जो है एक तरह का बेस है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है पैटर्न ऑफ ग्रोथ या जो डेवलपमेंट, यानी कि जो चाहे वो ग्रोथ का पैटर्न हो या डेवलपमेंट का पैटर्न हो, वो सेम ही होता है। इसलिए हम इसे एक साथ पढ़ ले रहे हैं, अलग अलग पढ़ने का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आते हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ पे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हर इंडिविजुअल का जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हो, वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, यानी कि ग्रोथ पैटर्न या डेवलपमेंट पैटर्न का जो है वो हर इंडिविजुअल का यूनिक हो सकता है। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, वो 2 तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहला है सिफेलोकॉर्डल पैटर्न, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। अब यहाँ पे बात आती है कि सिफेलोकॉर्डल पैटर्न चाहे वो ग्रोथ का हो या डेवलपमेंट का क्या हो। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ये इसका सर है, ये इसका ट्रंक है, ये इसके पैर है। तो जो ग्रोथ होती है ना सिफेलोकॉर्डल पैटर्न में, वो हेड से टो की तरफ मूव करती है। यानी कि सबसे पहले जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो चाइल्ड में कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो हेड के अंदर, उसके बाद नीचे का पोर्शन ग्रो होगा। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब स्मॉल चाइल्ड है, बहुत ही छोटा है, तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन को होल्ड करना सीखता है। यानी कि जब बच्चा 1 महीने का, तो आप उसकी गर्दन बिल्कुल लचर मचर होती है, इधर उधर अगर आप उसे उठाएंगे तो उसमें कोई भी फोर्स दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है अपनी गर्दन को होल्ड करने की। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है एक तरीके की, वो अपने शोल्डर को सबसे पहले होल्ड करना सीखता है। उसके बाद ही वो चाहे वो हैंड हो या फिंगर का मूवमेंट उसकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यही इसका मतलब है सिफेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट का, जो कि है क्या है, ग्रोथ कहाँ से प्रोसीड करती है, ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सबसे पहले हेड में कोई डेवलपमेंट होगा, उसके बाद टो के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ बार बार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा या उन्होंने लेक्चर पर नहीं देखा है। तो ग्रोथ का मतलब है कोई भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। क्वांटिटी इन द सेंस, अब किसी की लंबाई बढ़ रही है, किसी के ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ है। डेवलपमेंट एक अलग टर्म होता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि इनको सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी क्वालिटी में चेंज हो रहा है इंडिविजुअल की, यानी कि कोई भी उसके अंदर मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन देखने को मिल रहा है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन उसका ग्रो हुआ है। तो ये इसका मतलब होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। यानी और आपको क्या समझ में आ गया, सिफेलोकॉर्डल पैटर्न मतलब अ पर्टिकुलर ग्रोथ दैट इज हैपेंड फ्रॉम हेड टू टो, उसको क्या बोलेंगे हम, सिफेलोकॉर्डल। इसी में ये लिखा है कि हेड ग्रोज फर्स्ट, देन ट्रंक, देन लेग। ठीक है, सबसे पहले हेड ग्रो होता है, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद लेग। अब एग्जांपल से मैंने आपको जो बताया कि जो इन्फेंट है सबसे पहले हेड को कंट्रोल करता है, उसके बाद ट्रंक, और उसके बाद क्या होता है, अपने लेग को। यानी कि आप चाहे बच्चा भी देखें, सबसे पहले क्या होता है, अपने हेड को कंट्रोल करा, उसके बाद बैठना सीखता है, बैठने के बाद चलना सीखता है। ठीक है, तो बॉडी का एक जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, वो एक ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। वहीं पे दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न का मतलब होता है कि सेंटर टू पेरीफेरी। ग्रोथ कहाँ से प्रोसीड करती है, सेंटर से पेरीफेरी। ये क्या है, मान लीजिए ये एक तरह का सर्कल है, क्या है, ये एक तरह का सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो सेंटर से लेके ग्रोथ कहाँ की तरफ जाएगी, पेरीफेरी। सेम फॉर बॉडी, जैसे ये सर है, ये ट्रंक है, ये इसके लेग है। ठीक है, तो ये जो बीच की मिड लाइन है, मीडियल लेटरल आपने पढ़ाई होगा, जो टुवर्ड द बॉडी वो मीडियल और अवे फ्रॉम द बॉडी उसको हम लेटरल बोलते हैं। तो ग्रोथ कहाँ से डेवलप करेगी, ग्रोथ हमारी होगी मीडियल से लेके लेटरल की तरफ। इस तरह से बोल सकते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी। समझ गए इस बात को, कहाँ से हो रही है, ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिड लाइन स्ट्रक्चर डेवलप बिफोर डिस्टल, जो मिड लाइन स्ट्रक्चर है वो पहले डेवलप होंगे, डिस्टल वाले यानी दूर वाले बाद में। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चाइल्ड कैन कंट्रोल शोल्डर बिफोर हैंड एंड हैंड बिफोर फिंगर। यानी कि जो बच्चा है सबसे पहले अपने शोल्डर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसका हैंड जो है वो मूवमेंट
गेन करता है, उसके बाद उसकी फिंगर। तो ये था पैटर्न ऑफ ग्रोथ या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात आती है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ग्रोथ की असेसमेंट किस तरह से करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी बच्चा है उसकी ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम फिजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के द्वारा हम इनकी जो है ना असेसमेंट करते हैं। कौन से मेजर? फिजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स होते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसके अंदर वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंसिस जैसी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये तो हमारी फिजिकल हो गई। अब हम टिश्यू ऑफ ग्रोथ को कैसे असेसमेंट करते हैं कि क्या है असेसमेंट ऑफ टिश्यू ग्रोथ? बाय स्किन फोल्ड मेथड, यानी कि हम जो बच्चा है उसकी जो स्किन है उसकी थिकनेस के द्वारा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस इंडिविजुअल के अंदर, इस बच्चे के अंदर टिश्यू ग्रोथ किस तरह से है, या मेजरमेंट ऑफ मसल मास इसका कैसा हो रहा है। साथ ही में बोन एज जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस और फ्यूजन ऑफ एपिफेशियल सेंटर। और डेंटल एज तो वही, उसके द्वारा अंदाज़ा लगाते हैं हम कितने नंबर ऑफ इरप्टिव टीथ, कितने बच्चे के दांत निकले हैं, उसके द्वारा हम डेंटल एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जो आप टेबल देख रहे हैं ना, हमने इसमें एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है एंथ्रोपेटिक मेजर अकॉर्डिंग टू बर्थ या कह ले एज के अकॉर्डिंग हमने इसमें लिखी है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं वेट। तो एक बच्चे का जो वेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर बच्चा हेल्दी है तो उसका कितना होगा? 2.5 किलो के आसपास उसका वेट होगा। अगर वही बच्चा 5 महीने का हो जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? अपनी बर्थ से 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चा 2 किलो का जन्मा था तो 5 महीने आते आते वो 4 किलो का हो जाएगा, और 1 साल तक वो उसका 3 गुना वेट हो जाता है, और दूसरे साल में चौथा, और 5th ईयर में 5 गुना तक हो जाता है। वहीं पे 4 ईयर में बालक जो है एवरेज 16 किलो का होता है, अगर कोई भी उसमें माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है। वहीं पे लेंथ की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ का जो एवरेज लेंथ या हाइट होती है उसकी वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, और वो 4 साल होते होते कितनी हो जाती है? 100 सेंटीमीटर तक का वो बच्चा हो जाता है। वहीं पे अगर हम हेड सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है? 34 सेंटीमीटर एवरेज, और 1 साल में तक कितनी हो जाती है? 46 सेंटीमीटर, और 4 साल में लगभग 50 सेंटीमीटर तक उसकी हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं हर एक जो फिजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स है उसको एक अलग अलग तरह से हम देखते हैं। चाहे वो सबसे पहला देखते हैं वेट, कि वेट में क्या है कि नॉर्मल बंदा कितने वेट का होता है और किस रेट से उसकी ग्रोथ होती है। देखिए, अगर नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न इंडिविजुअल है, यानी कि वो सही टाइम पे जन्मा है, तो उसका वेट कितना होगा? लगभग 2.5 किलो तक उसका वेट हो सकता है, 2.5 किलो के आसपास। चाहे वो 2300 ग्राम हो सकता है, चाहे 2500 ग्राम, इसके आसपास ही उसका वेट दिखाई देगा। और जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ है, यानी कि जब उसका जन्म का पहला साल है, पहला हफ्ता है, तो उसमें क्या रहेगा? बच्चा लगभग अपनी बॉडी का 10% तक बॉडी वेट जो है वो लूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो मदर की यूट्राइन लाइफ से जब बाहर आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करता है उस टाइम पे, ठीक है। और यही जो सेम वेट उसने लूज़ किया है वो सेकेंड वीक तक आते आते दोबारा से रीगेन भी कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा कितने रेट, मतलब बच्चा कितना वेट जो है गेन करता है, उसका रेट क्या है? वो है गेन वेट एट अ रेट ऑफ अप्रॉक्स, मतलब कितने दर से बच्चे का वजन बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 3 महीने में जो बच्चा है वो लगभग कितने ग्राम तक वेट गेन करता है? 30 ग्राम पर डे। पहले 3 महीने में 30 ग्राम पर डे तक बच्चा वेट गेन कर रहा है। दूसरे में कितना वेट गेन करता है? दूसरे में नहीं, मतलब 3 से 6 मंथ के बीच में कितना गेन कर रहा है? 20 ग्राम पर डे। वहीं पे 6 to 12 मंथ के बीच में 10 ग्राम पर डे तक गेन करता है। तो ये ज़रूर याद रखिए, आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत ही एसेंशियल है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या नहीं। वहीं पे अगर हम हाइट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरेज हाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी है न्यूनेट की? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट गेन इन फर्स्ट ईयर कितनी? अगर पहला बच्चा जो है वो पहले साल में कितनी हाइट गेन कर लेता है? अराउंड 25 सेंटीमीटर तक और ग्रो हो जाता है। और 4 साल तक होते होते उसकी हाइट डबल हो जाती है, और ट्रिपल कितने में हो जाती है? 12 ईयर तक हो जाती है, अगर इंडिविजुअल के अंदर कोई भी ड्वार्फिज्म की कंडीशन डेवलप नहीं हो रही है तो, ठीक है। वहीं पे चाइल्ड जो है एवरेज ग्रो होता है अराउंड 5 सेंटीमीटर पर ईयर बिटवीन 4 टू प्यूबर्टी, मतलब 4 साल से लेके प्यूबर्टी तक गेन करते करते बच्चा जो है लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर तक ग्रो हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है हेड सर्कमफ्रेंस की। हेड सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो कहाँ से मेजर करते हैं? ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस जो है उस वहाँ से लेके सुप्रा ऑर्बिटल रिज तक हम उसकी जो हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। ये है क्या? ये ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या है? प्रोट्यूबरेंस की बात मैं अगर आपको बताऊं तो आप अपने सर के पीछे देखिए, ये आपका सर है, और यहाँ पे पीछे आप फील करेंगे एक उभार सा दिखाई देता है। अगर आप बिल्कुल पीछे से थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो आपको एक नुकीला सा फील होगा, ठीक है। तो यही है आपका ऑसिपिटल
प्रोट्यूबरेंस और जो आगे क्या है सुप्रा ऑर्बिटल रिज हमारी क्या है, वो है हमारी जो नाक के ऊपर जो बीच वाला मत्था है, वो उसको हम बोलते हैं फोरहेड। ठीक है, तो जो हमारा टेप है वो पीछे से होते हुए आगे तक हम मेजर करते हैं, वहीं पे हमारा मैक्सिमम डायमीटर जो है कवर हो पाता है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हम टेप लगाएंगे बच्चे को। तो ये था हमारे हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करने का तरीका। अब हेड जो है वो किस रेट से ग्रो करता है, हेड सर्कमफ्रेंस इन द यूट्राइन लाइफ ग्रोज बाय 0.5 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 वीक तक गेन करता है, 0.75 सेंटीमीटर थर्ड वीक ऑफ लाइफ एंड 1 सेंटीमीटर पर वीक टिल बर्थ तक। ये इस तरह से बच्चे का जो क्या है, बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस ग्रो करती है। वहीं पे एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो होती है लगभग 35 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। इन टर्म इन्फेंट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर कितनी होगी पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ तक, 1 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो होगी 3 से 6 महीने तक, और 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो होगी 6 to 12 मंथ। टर्म इन्फेंट यानी कि जो सही टाइम पे जन्म हुआ है जिसका, तो उसमें क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 3 महीने में बच्चा किस रेट से उसकी हेड सर्कमफ्रेंस ग्रो होगी, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। वहीं पे 3 से 6 महीने के बीच में उसकी किस रेट से ग्रो होगी, 1 सेंटीमीटर पर मंथ, और 6 से 12 महीने के बीच में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ तक ग्रो होगी। हेड ग्रोज मोस्टली बाय कंप्लीट, मतलब जो बच्चे का हेड है वो कब तक पूरा ग्रो हो जाता है, लगभग जब 4 साल का होते होते जो बच्चा है उसका हेड जो पूरी तरह से ग्रो भी हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, यही लिखा है कि हेड ग्रोथ इज मोस्टली कंप्लीट बाय 4th ईयर। ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हेड सर्कमफ्रेंस अगर इंडिविजुअल की नॉर्मल है तो समझिए कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। अगर उसकी जो हेड सर्कमफ्रेंस उसकी नॉर्मल नहीं है तो उसको कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, या माइक्रोसिफेली भी हो सकती है। हेड सर्कमफ्रेंस इज इंपॉर्टेंट टू एड द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड माइक्रोसिफेली। अब आते हैं हम अपना चेस्ट सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब आखिर चेस्ट सर्कमफ्रेंस इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड एट द लेवल ऑफ निप्पल। जब आप किसी भी बच्चे का जब चेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे तो वो कहाँ से उसको टेप रखना है, उसका टेप रखना है निप्पल के आसपास। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ। मतलब बच्चे का जो चेस्ट है वो हेड से 3 सेंटीमीटर तक छोटा होगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर उसका कितना है एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस है, तो चेस्ट लगभग 32 सेंटीमीटर तक का एट द टाइम ऑफ बर्थ पे हो सकता है। हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 9 महीने तक आते आते बच्चे की सेम हो जाती है, यानी कि जब बच्चा 9 महीने का होता है तो उसकी क्या होती है, हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस लगभग सेम हो जाती है बाय द एज ऑफ 9 मंथ। और क्या है, आफ्टर फर्स्ट ईयर चेस्ट सर्कमफ्रेंस टेंड्स लार्जर बाय, जब बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसकी जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू हेड सर्कमफ्रेंस बाय कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर 5 ईयर ये कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर ग्रेटर हो जाती है बाय हेड। ठीक है, तो ये था हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, मिडिल ऑफ द आर्म। कहाँ से, मिडिल ऑफ द आर्म। ये आपका आर्म है, इसके मिडिल से अगर हम इसको साइंटिफिक देखें तो क्या, बिटवीन एक्रोमियम और ओलिक्रॉन के जो है उसके बीच में हम इसको मेजर करते हैं, किसको, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को। ड्यूरिंग 1st to 5th ईयर ऑफ एज MAC रिमेन्स स्टैटिक, दैट इज 15 to 17 सेंटीमीटर। अगर बच्चे के अंदर कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है वो कितना देखने को मिल सकता है, 15 से लेके 17 सेंटीमीटर। कब तक, 1 से लेके 5 साल के बीच में। अब मिड आर्म सर्कमफ्रेंस किसके द्वारा मेजर की जाती है, मेजर्ड बाय साकेट टेप। भाई ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से MCQ बन सकता है कि साकेट टेप का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए। इसके अंदर 3 कलर होते हैं, कौन कौन से, ग्रीन जोन, येलो और रेड जोन। ग्रीन जोन मतलब जिसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है, 13.5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो नॉर्मल है। अगर उसका 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर है तो बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन उसको हो सकता है। और रेड जोन में क्या है, अगर उसका 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो उस बच्चे को सीवियर माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या हो सकती है। अब बात आती है हमारी बॉडी मास इंडेक्स। BMI सभी को पता है, दैट इज एसेंशियल। किसके लिए ये डिसाइड किया जाता है BMI के द्वारा कि जो बच्चा है या कोई बड़ा भी है उसके लिए भी BMI का उपयोग करते हैं। किसके लिए, वेट, वो ओवर वेट तो नहीं है,
माल न्यूट्रिशन तो नहीं है उसके अंदर, यानी कि अंडरवेट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा ओबीस तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे का रिमेन कांस्टेंट अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब बच्चे का बीएमआई जो है लगभग 5 साल तक का जब तक हो जाता है उसका बीएमआई लगभग सेम रहता है। वहीं पे अगर हम पीडियाट्रिक एज की बात करें, अगर उसका बीएमआई 22 से 25 केजी पर एम स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो कितना इंडिकेट करता है कि उस पर बच्चा कैसा है, ओवरवेट है। अगर 25 से ऊपर है तो क्या इंडिकेट करेगा कि बच्चा ओबिसिटी है, यानी कि मोटापा उसको डेवलप हो रहा है। अगर बच्चे का 15 से कम है तो इंडिकेट माल न्यूट्रिशन। समझ गए इस बात को, यानी कि बच्चे का अगर बीएमआई 15 से लेके 22 के बीच में है तो क्या इंडिकेट करता है, 15 से लेके 22 के बीच में है तो बच्चा कैसा है भाई, हेल्दी है, नॉर्मल है, उसमें कोई ओबीज जैसी समस्या नहीं है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में ये टॉपिक जो है हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए ये जो 2 टॉपिक हैं इसको डिटेल में पढ़िए। हमने क्या पढ़ा, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पढ़ा असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा हमने मेजर किया, फिजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के द्वारा, जैसे हाइट, वेट आदि को हमने मेजर किया, उसकी नॉर्मल वैल्यू जानी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी मोर एनसीआईएसएम रिलेटेड वीडियोस